हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 4 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों से 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी स्पेन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांस होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस की बढ़ती आक्रामकता और यूरोप पर मंडराते खतरे को देखते हुए एक बड़ा राष्ट्रीय ऐलान किया है। फ्रांस में अब 18 से 19 साल के युवाओं के लिए एक नई स्वैच्छिक राष्ट्रीय सैन्य सेवा शुरू की जाएगी। इसके तहत युवा करीब 10 महीने तक अपनी इच्छा से सेना में शामिल होकर देश की सेवा कर सकेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों ने घोषणा की है कि यह योजना अगले साल यानी 2026 की गर्मियों से शुरू होगी। पहले साल में 3000 स्वयंसेवकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे साल 2035 तक बढ़ाकर 50,000 युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। मैक्रों ने जोर देकर कहा कि इस अनिश्चित दुनिया में जहां युद्ध एक स्थायी हकीकत है, फ्रांस को न तो डरना है और न ही कमजोरी दिखानी है। इस कदम के साथ ही फ्रांस ने अगले 2 वर्षों में सैन्य खर्च में 6.5 अरब यूरो की अतिरिक्त वृद्धि की भी घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2027 तक सालाना रक्षा बजट को 64 अरब यूरो करना है। इस नई योजना से फ्रांस यूरोप में सैन्य तैयारियों के मामले में खुद को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 2, भारत ने चक्रवाती तूफान दितवा से निपटने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 53 टन राहत सामग्री भेजी है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी मालदीव, डी म्यांमार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका होगा। चक्रवाती तूफान दितवा ने श्रीलंका में विनाशकारी तबाही मचाई है, जहां 334 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और सैकड़ों लोग लापता हैं। इस आपदा की घड़ी में भारत ने अपनी पड़ोस प्रथम नीति के तहत तत्काल मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। भारत ने श्रीलंका को कुल 53 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें तंबू, कंबल, दवाएं, सर्जिकल उपकरण और तैयार भोजन जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना के जहाज और वायुसेना के विमान लगाए गए। इसके अलावा राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए एनडीआरएफ की 80 सदस्यों वाली एक विशेष टीम और 5 लोगों की मेडिकल टीम भी भेजी गई है। भारतीय नौसेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने श्रीलंकाई वायुसेना के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाए, जिसमें कई देशों के फंसे हुए नागरिकों सहित 121 लोगों को बचाया गया। भारत इस मुश्किल समय में श्रीलंका की सरकार और लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रश्न नंबर 3, भारत ने हाल ही में किस देश के हेल्थकेयर को सपोर्ट करने के लिए 73 टन दवाएं और वैक्सीन भेजी है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी अफगानिस्तान, डी भूटान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान होगा। भारत ने अफगानिस्तान के संघर्षग्रस्त स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा समर्थन देते हुए काबुल के लिए 73 टन जीवनरक्षक दवाइयों, टीकों, वैक्सीन और आवश्यक पोषण सप्लीमेंट्स की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय एमए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये सहायता उन अफगान नागरिकों के लिए है जो कठिन परिस्थितियों और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। 73 टन का ये मेडिकल कंसाइनमेंट हाल के वर्षों में भारत द्वारा भेजी गई सबसे बड़ी मानवीय सहायता शिपमेंट्स में से एक है। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि वह अफगानिस्तान के लोगों को निरंतर चिकित्सीय और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये पहल क्षेत्र में भारत की छवि को एक विश्वसनीय और संवेदनशील सहयोगी के रूप में मजबूत करती है। प्रश्न नंबर 4, किस देश ने महिला हत्या को आजीवन कारावास योग्य अपराध बनाने वाला कानून मंजूर किया? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी इटली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इटली होगा। इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक कानून पेश किया है। इस नए कानून के तहत अब महिलाओं या लड़कियों की जानबूझकर हत्या करने वाले दोषियों को सीधे आजीवन कारावास उम्र कैद की सजा मिलेगी।
पहले के कानून में केवल उन्हीं मामलों में गंभीर परिस्थितियों का प्रावधान था जहां हत्यारा पीड़ित का पति या रिश्तेदार होता था। लेकिन अब दंड संहिता में नया अनुच्छेद जोड़कर महिला हत्या फेमिसाइड को आजीवन कारावास की सजा वाला अपराध बना दिया गया है। जुलाई में सीनेट द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी सरकारी पहल 237 मतों के साथ पारित हो गई, जबकि इसके विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने मतदान की सराहना की और इस उपाय को प्रत्येक महिला की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा का एक साधन बताया। इटली सरकार का यह फैसला महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उनकी सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 5, पीएम मोदी ने पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की? ए. भोपाल, बी. जयपुर, सी. रायपुर, डी. लखनऊ। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रायपुर होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत को सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 की द्विवार्षिक अवधि के लिए किस संगठन की परिषद में पुनः निर्वाचित किया गया? ए. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बी. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, सी. विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी. विश्व बैंक। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद में श्रेणी बी के लिए एक बार फिर से चुन लिया गया है। ये वह श्रेणी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ा योगदान देने वाले 10 देश शामिल होते हैं। मतदान 28 नवंबर 2025 को लंदन में हुई IMO की 34वीं महासभा के दौरान भारत ने 169 वैध मतों में से रिकॉर्ड 154 मत हासिल किए, जो इस श्रेणी में सर्वाधिक थे। कार्यकाल, भारत का कार्यकाल 2026-27 की द्विवार्षिक अवधि के लिए होगा। महत्व, सरकार ने इस बड़ी जीत को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के विजन और अमृतकाल समुद्री विजन 2047 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। ये वैश्विक समुद्री मामलों में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 7, किस देश के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने देशव्यापी सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की? ए. केन्या, बी. नाइजीरिया, सी. घाना, डी. दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया होगा। प्रश्न नंबर 8, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना? ए. भारत, बी. चीन, सी. अमेरिका, डी. ब्राजील। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति शोध संस्थान NCRRI की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए. दमन एवं दीव, बी. अंडमान निकोबार, सी. पुदुचेरी, डी. लक्षद्वीप। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार होगा। समुद्री जैव विविधता और जलवायु सहनशीलता के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश जल्द ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने जा रहा है। ये संस्थान समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। ये संस्थान दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू में 120 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा और ये देश का पहला समर्पित प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र होगा। ये केंद्र भारत के सभी तटीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स के अध्ययन, निगरानी और संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। NCRRI में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी, जहां समुद्री जैव विविधता के आकलन और प्रवाल पुनर्स्थापन रीफ रेस्टोरेशन पर ध्यान दिया जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रवाल भित्तियां तूफानों और समुद्री लहरों के प्रभाव को कम करने वाली प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच इनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है, जहां संरक्षण के प्रयासों में अब जनभागीदारी को भी बढ़ाया जा रहा है। यह नया संस्थान तटीय समुदायों की जलवायु सहनशीलता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रश्न नंबर 10, किसको 2025 से 2029 अवधि के लिए पुनः यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है? ए. भारत, बी. अमेरिका, सी. सिंगापुर, डी. नीदरलैंड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत को 2025 से 2029 की अवधि के लिए फिर से संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी,
वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुन लिया गया है। ये पुनर्निर्वाचन वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उसकी मजबूत भागीदारी का एक स्पष्ट प्रमाण है। क्या दिखाता है ये चुनाव? ये जीत बहुपक्षवाद के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता और शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान तथा सूचना के क्षेत्रों में उसकी निरंतर सक्रिय भूमिका में दुनिया के विश्वास को दर्शाती है। बोर्ड की भूमिका। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संगठन की 3 प्रमुख संवैधानिक इकाइयों में से एक है। इसमें 58 सदस्य राष्ट्र होते हैं और इसका काम यूनेस्को के कार्यक्रमों और बजट के क्रियान्वयन की निगरानी करना है। भारत का एजेंडा। अपने इस नए कार्यकाल 2025 से 29 में भारत मुख्य रूप से वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के हितों को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। इसके साथ ही देश शिक्षा में समानता, डिजिटल विभाजन कम करने और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण पर विशेष जोर देगा। यूनेस्को के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की यह सफलता वैश्विक नेतृत्व क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की उसकी इच्छाशक्ति को रेखांकित करती है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए. जय शाह, बी. नरेंद्र मोदी, सी. सचिन तेंदुलकर, डी. अमित शाह। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर। हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में वर्ल्ड जियू जित्सु चैंपियनशिप में भारत की जियोवाना डी सेक्वेरा ने कौन सा पदक जीता है? ए. स्वर्ण पदक, बी. रजत पदक, सी. कांस्य पदक, डी. कोई पदक नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।